Welcome juniors in the another video of MR's Physics Academy. This is lecture 1 on the chapter Maths, Physics and Maths. मतलब एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। देखिए, आपको एक लेक्चर में बताए थे, व्हाट इज फिजिक्स चैप्टर में बताया था कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक दूसरे के लिए क्या है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका दोनों का जन्म का साथ है। फिजिक्स के बगैर मैथमेटिक्स एकदम इलॉजिकल है, बताया ना आपको। नहीं सॉरी, मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स एकदम इलॉजिकल है। आप लोग सोचिए कि किसी ने कूलॉम लॉ के बारे में सुना है किसी ने, कि अगर कूलॉम न्यूटन कहते हैं कि दो बॉडीज़ के बीच के लगने वाला फोर्स उन दोनों के गुणा के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों की दूरी के बीच के इन दोनों की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कितने लोग उस वक्त से अभी तक याद रख पाते इस बात को? जाहिर बात है काफ़ी लोग भूल चुके होते ना, ऐसा है या नहीं? जाहिर बात है काफ़ी लोग भूल जाते इस बात को। लेकिन उन्होंने एक मैथमेटिकल वे में उन्हें बताया, उस चीज़ को बताया कि F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square. Then he calculated F equals to 1.4 pi epsilon naught m k1 m1 m2 upon r square. ये काफ़ी लोगों को याद है। अब यही समझिए ना कि बहुत बहुत पुरानी बात होगी अगर हम आपको ये लॉ ऐसे बताएं कि उन दोनों के बीच का फोर्स उन दोनों बॉडी के मास के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गुणा के, और उन दोनों की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कितने लोग इस बात को याद रख पाते हैं अभी तक, रख पाएंगे कितने पेपर के तक? ज़िंदगी भर की तो बात ही छोड़ो, पेपर तक कितने लोग याद कर पाएंगे? तो सबसे पहली चीज़ आती है मैथमेटिक्स की यूनिट। कि यूनिट की क्या ज़रूरत है, यूनिट क्यों ज़रूरत पड़ी? यूनिट की ज़रूरत थी कंपैरिजन के लिए। जब पहले मान लीजिए कोई दो बंदे दौड़ रहे हैं, ए एंड बी आर रनिंग, तो दोनों को एक साथ देख के तो बताया जा सकता है कौन तेज दौड़ा। लेकिन अगर ए पहले दौड़ा और बी बाद में दौड़ा तो ये बताना कैसे मुमकिन हो सकता है कि कौन पहले तेज दौड़ा, जब तक कि स्पीड का लॉजिक हमें ना पता हो कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड किसकी ज़्यादा रही। तो हमने उसी पे एक रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लिया कि मान लिया कि कोई स्पीड है 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने की, तो ए जो है इस स्पीड के 8 टाइम्स दौड़ा, 8 गुना ज़्यादा दौड़ा। तो अगर ये 1 है तो वो कितने दौड़ा, 1 × 8 एंड बी दौड़ा इस स्पीड के जो रेफरेंस पॉइंट थी उसकी 6 गुना ज़्यादा, 1 × 6 तो 6। तो आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा दौड़ा, कौन तेज दौड़ा? 8 वाला, यानी ए ज़्यादा तेज दौड़ा। तो कंपेयर किए नहीं है, कंपेयर करने के लिए ही तो हमने यूनिट को यूज़ किया। तो यूनिट का यूज़ ऑलवेज फॉर द मेथड ऑफ फॉर द कंपेरिजन। फिर दूसरी चीज़ आती है यूनिट्स कितने तरीके की होती हैं। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर यूनिट्स एंड वेक्टर यूनिट्स। स्केलर यूनिट्स एंड वेक्टर यूनिट्स। स्केलर यूनिट्स क्या होती हैं? स्केलर यूनिट्स आर दोस विच डोंट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, उन्हें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि चिड़िया उड़ी, अब किधर उड़ी कोई पता नहीं, कि बस उड़ी, चिड़िया उड़ी विद 5 किलोमीटर्स पर स्पीड की स्पीड से वर्ड फ्लाई की, लेकिन किस गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कब गई, कहाँ गई, कोई पता नहीं। तो कोई आपसे कहे कि एक चिड़िया गई 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जाओ उसको पकड़ के लाओ। 5 किलोमीटर की स्पीड क्या, तुम अगर 10 से जाना चाहते हो 10 से चले जाओ। लेकिन मान लो अगर वो चिड़िया गई है साउथ में और आप दौड़ गए ईस्ट में, तो क्या ढूंढने मिलेगी क्या? आप 5 से नहीं 15 से जाएँ तब भी ढूंढने नहीं मिलेगी, जब तक कि उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ना हो। तो उसी कंप्लीट जानकारी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर यूनिट। अब आपसे बोला जाए कि वर्ड चिड़िया उड़ी साउथ डायरेक्शन 5 किलोमीटर पर स्पीड की पर आवर की स्पीड से, सॉरी सेकेंड क्या, पर आवर की स्पीड से, तो आप ढूंढ सकते हैं उसी डायरेक्शन में जाएं। अगर उसी स्पीड से गए तो भी ढूंढ लेंगे, अगर उससे ज़्यादा गए तो भी ढूंढ लेंगे।
कम से गए तो जाहिर बात नहीं ढूंढ पाएगा अगर वो वर्ड हमेशा उड़ती रही। मे बी दिस वीडियो मे बी लॉन्ग, तो हम इसके 2 पार्ट भी कर सकते हैं। अगर वेक्टर पूरा कवर हो गया तो ठीक, नहीं तो वेक्टर जो थोड़ा बचेगा अगले पार्ट में कवर करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर में और फ़र्क समझ में आया। वेक्टर में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है कि डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन है, बट इन स्केलर ओनली यूनिट दे दी जाती है। जैसे और यूनिट स्केलर्स को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लाइक अगर मान लीजिए 5 किलो प्लस 7 किलो प्लस 8 किलो, इन सबको हम जोड़ सकते हैं एक साइड, डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 5 किलो, क्योंकि केजी मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। मास की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं कि मास 5 किलो साउथ में है और 3 किलो नॉर्थ में, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, उसी तरीके से वेक्टर स्केलर समझेंगे। उसके साथ ही इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। जैसे मान लो वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर इन साउथ साउथ, एंड दूसरे की बॉडी है लाइक ए की एंड बी की और बी की है 5 किलोमीटर जस्ट अपोजिट नॉर्थ। तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है। कोई साउथ में जा रहा है, कोई नॉर्थ में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। यही फंडा है वेक्टर्स का, यही ज़रूरत थी वेक्टर्स की। ठीक है, तो वी वेक्टर ए बी मतलब ए से बी में इज नॉट इक्वल टू वी वेक्टर बी टू ए। ओके, फिर दूसरी चीज़ आती है, देखिए ये वेक्टर एक है इस डायरेक्शन में, वेक्टर दिस, एंड वेक्टर ए से बी में इस डायरेक्शन में गया और बी से सी इस डायरेक्शन में गया। लेट्स से इस ए वेक्टर से गया इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर से गया तो ए से सी किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इस ट्रायंगल रूल को पूरा करने के लिए यूँ इन दोनों से, इनके दोनों से ये मिलना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमेशा ये आपको याद रखना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, इन इन वेक्टर्स का एडिशन डायरेक्ट ऐसे नहीं होता जैसे आपने सोचा कि 5 वेक्टर प्लस 7 वेक्टर डायरेक्ट 12 वेक्टर, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में एंगल्स को भी देखना पड़ता है कि एंगल कितना है इन दोनों के बीच। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का तरीका ये है कि ए वेक्टर ये गया, बी वेक्टर ये गया, तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं रिजल्टेंट ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन इनके बीच में एंगल भी स्पेसिफाई रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उस पर आप बताएंगे क्यों स्पेसिफाई कैसे रहता है। आई होप आप सभी लोगों ने पैरेललोग्राम तो क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों से एक ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री तो है नहीं, उसके लिए 90 हम बना लेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन जो इस बेस को थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे आगे और इस लाइन को बना लेंगे 90 डिग्री। ये है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये थीटा है। तो इस लेंथ को इन टर्म्स ऑफ बी एंड ओनली थीटा, ठीक, कैसे हम बताएंगे, आप इस चीज़ को समझिए, कंपोनेंट्स आगे रिजोल्यूशन में भी ये चीज़ थोड़ा सा आएगा। ये आपको केवल ये बताएगा कि ये हाइपोटेनस होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, थीटा का पड़ोस वाला एंगल लाइन मतलब साइड को बेस बोलते हैं, और इस बची हुई साइड को जो सबसे लंबी होती है राइट एंगल में, राइट ट्रायंगल में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अंडरस्टैंड, दिस इज हाइपोटेनियस। तो ये अगर एल है तो इसके थीटा हुआ दिया हुआ है, तो इसके जस्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड एल सामने वाली साइड की लंबाई होगी एल साइन थीटा।
एंड बेस वाली साइड की लंबाई होगी एल कॉस थीटा। लेट इज अज्यूम दैट ये दिया गया है आपको म्यू, ये हाइट आपको दी गई है 5√2 ये लंबाई। आपसे ये दिया गया ये एंगल है 45 डिग्री का, तो आपसे पूछें कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो आप इसको इस साइड को बताएंगे दिस 5√2 इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 आई थिंक, याद होगी क्लास 10th में। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितनी आएगी 5। वैसे ही इसकी लंबाई लेंगे 5√2 इंटू साइन 45। साइन 45 देख रहा है ना क्लियर। साइन 45 की वैल्यू भी 1/0 1/2 1/√2 ही होती है। तो 5√2 इंटू 1/√2, 2 से √2 कैंसिल, ये भी 5 आएगा। तो अब किस्मत अच्छी है तो दोनों लेंथ और बेस दोनों साइड इक्वल आ रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि 45 एक एंगल ऐसा होता है, आपको ये पता होगा कि यहाँ पे दोनों एंगल्स की लंबाई, मतलब दोनों एंगल्स पे साइन और कॉस की वैल्यू इस एंगल पे सेम आती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई 30 डिग्री होता तो साइन 45 कॉस 30 की वैल्यू दूसरी होती है और साइन 30 की वैल्यू दूसरी होती है। तो 5√2 अलग अलग वैल्यूज आती है ना। अब आई होप यहाँ समझ गए होंगे कि एल इस थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी एल साइन थीटा। तो ये बी है, इसकी डिस्टेंस ये थीटा है, तो इस साइड की लंबाई कितनी होगी डी की, डी ई की, बी साइन थीटा डी ई की। इस तरीके से बी ई की लंबाई कितनी होगी, इस अगर ट्रायंगल को देखें ओनली इस टाइप ट्रायंगल को, तो कितनी होगी ये बी कॉस थीटा। अब हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना राइट ट्रायंगल, और ये हमारी ये लंबाई भी हमें पता है, ये भी हमें पता चल के ये प्लस ये, और तो अब इसका रिजल्टेंट हमें बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा, हमारा रिजल्टेंट ये कितना आना चाहिए। तो वह इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है ए बी प्लस बी ई, तो ए बी प्लस बी ई का इस पूरी साइड का स्क्वायर होगा ना, इस पूरी लेंथ का। ऐसा नहीं होगा कि ए बी स्क्वायर अलग लिख दें बी ई स्क्वायर अलग लिख दें, क्योंकि ये पूरी एक साइड है ना, हमने लिखा हुआ है क्योंकि इसकी ए लंबाई इसकी बी कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड डी ई का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब आप खोलेंगे नेक्स्ट ही फर्दर फोकस एट हेयर, उन दोनों को खोलेंगे तो ये आप इतना तो खोलना जानते होंगे, क्लास 10th में अगर मैथ्स से पढ़े थे, मैथ्स ओबियसली पढ़े ही होंगे, मैथ कॉमर्स वाले तो होंगे नहीं आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2s ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आप देख के एक चीज़ लग रही होगी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन्हें अगर एक जगह पे रख दें तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। आई थिंक समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने वहाँ देखा होगा कि जो रिजल्टेंट था ए डी उसका स्क्वायर था, उसके स्क्वायर के बराबर ये सब आया हुआ है ना। तो इसको स्क्वायर के बराबर जब उसका स्क्वायर हटेगा यूँ, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी जब रहेगा केवल तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको ये फार्मूला पूरे तरीके से रट लेना, याद करना, जो भी करना है ड्राइव करना है ड्राइव कर लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ना कि रिजल्टेंट के बीच का एंगल। रिजल्टेंट के बीच का एंगल है अल्फ़ा, पीछे के डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। रिजल्टेंट ये है आपका, रिजल्टेंट के बीच और ए के बीच का एंगल जो है वो अल्फ़ा है, ना कि थीटा। थीटा बी और ए के बीच का एंगल है, ओके। अल्फा इज बी और ए के बीच का एंगल है, ना कि ए और बी के बीच का एंगल। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर।
याद रखना है इस चीज़ को क्लियरली, भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, भूलने की कोई इजाज़त ही नहीं 1% भी। जो अल्फा है, जो ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है tan अल्फा, दैट इज tan अल्फा तो आपको पता है, tan तो पता ही होगा ना कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से उसी फिगर को देखना पड़ेगा हमें, इस फिगर की ये देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस ट्रायंगल जिसके में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं अपनी ए डी ई, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर इज डी ई, और डी ई कितना है, बी साइन थीटा, tan अल्फा इज बी साइन थीटा, एंड बेस कितना है, ए ई कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा कितना निकल के आएगा अपना, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी